हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है क्लास +2 विषय राजनीति शास्त्र। प्यारे बच्चों, हमारा आज का टॉपिक रहेगा राष्ट्र निर्माण और उसकी चुनौतियां। इस चैप्टर को करने से पहले कुछ एक बातें जो है वो आपके साथ में शेयर करना चाहता हूं। सबसे पहली बात यह है कि ये हमेशा एक विवाद का विषय रहा है कि क्या भारत एक राष्ट्र था। काफ़ी वाद विवाद के बाद विचार विमर्श करने के बाद यह अनुभव किया गया कि 15 अगस्त 1947 से पहले भारत एक राष्ट्र नहीं था, क्योंकि भारत अंग्रेजों का गुलाम था और अंग्रेजों के अनुसार ही या ब्रिटिश सरकार के द्वारा ही हमें जो है वो अपने तमाम निर्णय लेने पड़ते थे। 15 अगस्त 1947 को यद्यपि भारत ने राष्ट्र के रूप में मान्यता तो प्राप्त कर ली थी, परंतु अभी भी भारत राष्ट्र का एक निर्माण होना बाकी था और ये कार्य करना था भारत की सरकारों को और वहां की आम जनता को। इस चैप्टर में हम प्यारे बच्चों इसी के ऊपर डिस्कस करेंगे कि एक राष्ट्र का निर्माण कैसे होता है और एक राष्ट्र के सामने कौन कौन सी चुनौतियां आती हैं। प्यारे बच्चों, सबसे पहले आज हम करेंगे कि एक राष्ट्र निर्माण क्या होता है, कि राष्ट्र निर्माण से आप क्या समझते हैं। राष्ट्र निर्माण मतलब किसी देश का निर्माण करना। तो किसी देश के निर्माण के लिए क्या क्या बातें हो सकती हैं, या एक राष्ट्र का निर्माण कैसे होता है, या राष्ट्र निर्माण क्या होता है। तो इसका अर्थ है कि राष्ट्र निर्माण से हमारा अभिप्राय ये है कि एक राज्य में रहने वाले लोगों में राष्ट्रीय चेतना जागृत करना, एक जैसे सार्वजनिक सत्ता का प्रयोग करना और विभिन्न विधियों के द्वारा राष्ट्रीय भावनाएं विकसित करना है। मतलब यह है कि एक राष्ट्र के निर्माण के लिए जरूरी होता है कि एक राज्य में कि एक राष्ट्र में जो रहने वाले लोग हैं उनमें राष्ट्रीय चेतना विकसित करना है। मतलब उनके अंदर ऐसी भावनाएं पैदा करनी है कि वो अपने राष्ट्र के निर्माण के लिए अपना सब कुछ बलिदान करने को तैयार हो जाए। दूसरा, पूरे देश में एक जैसी शासन व्यवस्था होनी चाहिए। मतलब एक जैसी शासन व्यवस्था होगी तो सभी जो है वो अपने आप को एक समान समझेंगे और अलग अलग तरीकों से लोगों में राष्ट्रीय भावनाएं, राष्ट्रीय चेतना जो है वो विकसित करना है। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि एक राष्ट्र निर्माण क्या होता है, कि राष्ट्र निर्माण एक ऐसी प्रक्रिया है कि जिसमें एक राज्य में रहने वाले लोगों में राष्ट्रीय चेतना विकसित करना है, संपूर्ण राष्ट्र में एक जैसी सार्वजनिक सत्ता का प्रयोग करना है और विभिन्न विधियों के द्वारा राष्ट्रीय चेतनाएं विकसित करना है। प्यारे बच्चों, इसी अध्याय में हमारा जो अगला कंटेंट है वो है राष्ट्र निर्माण संबंधी नेहरू जी का दृष्टिकोण क्या रहा है। मतलब कि एक राष्ट्र के निर्माण के लिए भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी क्या सोचते थे कि एक राष्ट्र का निर्माण कैसे हो सकता है। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता ही है कि भारत लंबे संघर्ष के बाद आज़ाद हुआ है और आज़ादी के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के की अंतरिम सरकार के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे। और जब वो प्रधानमंत्री बने थे तो उनके सामने दो लक्ष्य थे, एक तो देश का शासन संचालन करना और दूसरा जो है वो संविधान का निर्माण करना। अब जब भारत आजाद हुआ था तो भारत हर दृष्टि से पिछड़ा हुआ था। अब ऐसे में पंडित नेहरू चाहते थे कि एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण किया जाए जिससे भारत को एक शक्तिशाली देश के रूप में जो है वो गिना जा सके। प्यारे बच्चों, राष्ट्र निर्माण में पंडित जवाहरलाल नेहरू की महत्वपूर्ण भूमिका रही है, महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो हम निम्न शीर्षकों के अंतर्गत ये पढ़ेंगे कि राष्ट्र निर्माण में
पंडित नेहरू की क्या भूमिका रही है, या पंडित नेहरू क्या चाहते थे कि किस प्रकार एक राष्ट्र का निर्माण हो सकता है। तो सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा भारतीय इतिहास की तर्कसंगत व्याख्या। तो प्यारे बच्चों, पंडित नेहरू जी भारतीय इतिहास और विश्व के इतिहास, ये पंडित नेहरू ने भारत के इतिहास का और विश्व के इतिहास का बड़ा ही सूक्ष्म अध्ययन किया था। और इस अध्ययन के बाद उन्होंने अपनी 2 पुस्तकों ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री और डिस्कवरी ऑफ इंडिया में जो है वो विशेष रूप से भारतीय इतिहास की बड़ी ही तर्कसंगत व्याख्या की थी। पंडित नेहरू का जो है वो सबसे बड़ा योगदान ये रहा है कि उन्होंने भारतीय राजनीति में समाजवादी दृष्टिकोण को समझने का प्रयास किया था। तो हम ये कह सकते हैं कि राष्ट्र निर्माण के संबंध में नेहरू का क्या दृष्टिकोण था कि एक राष्ट्र के निर्माण के लिए क्या जरूरी है कि सबसे पहले उस देश के इतिहास का बड़ी सूक्ष्मता से अध्ययन किया जाए और हर समस्या के बारे में जो है वो जानकारी इकट्ठी की जाए कि क्या क्या समस्याएं हैं, उनको कैसे सुलझाया जा सकता है, हर चीज की जानकारी इकट्ठी की जाए और उस आधार पर उनकी तर्कसंगत व्याख्या की जाए। तो पंडित नेहरू के विचार में ये है कि एक राष्ट्र के निर्माण के लिए भारतीय इतिहास की उन्होंने सामाजिक दृष्टिकोण के रूप में बड़ी ही तर्कसंगत व्याख्या की थी। दूसरी बात है भारतीय समस्याओं के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण। अब पंडित नेहरू जी क्या मानते थे? पंडित नेहरू जी मानते थे कि वो एक बड़े ही प्रैक्टिकल आदमी थे। वो हर समस्या को, भारत की हर समस्या को, चाहे वो सामाजिक है, आर्थिक है, राजनीतिक है, सांस्कृतिक है, कोई भी समस्या है, उसके प्रति वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखते थे। उनका मानना था कि हमें हर समस्या को वैज्ञानिक तरीके से समझना चाहिए, देखना चाहिए और वैज्ञानिक तरीके से ही उसको हल करना चाहिए, क्योंकि जब तक हमारी साइंटिफिक अप्रोच नहीं होगी तब तक हम किसी भी समस्या को आसानी से हल नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए उन्होंने वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा के प्रसार पर काफी बल दिया था। तो इस प्रकार पंडित नेहरू का यह विचार था कि एक राष्ट्र के निर्माण के लिए क्या चीज जरूरी है कि हमें हर समस्याओं के प्रति अपनी साइंटिफिक अप्रोच, एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण जो है वो अपनाना चाहिए, तभी एक राष्ट्र का निर्माण हो सकता है। वही तीसरी बात है संसदीय प्रणाली में विश्वास। अब प्यारे बच्चों, आपको यह पता होना चाहिए कि संसदीय प्रणाली क्या होती है। संसदीय प्रणाली होती है कि जिसमें 2 तरह के मुखिया होते हैं, एक नाममात्र का मुखिया और एक वास्तविक मुखिया। नाममात्र मुखिया क्या होता है कि जिसके नाम पर पूरे देश का शासन संचालन किया जाता है, और वास्तविक मुखिया कि जो वास्तविक रूप में शक्तियों का प्रयोग करता है और जिसमें जो कार्यपालिका होती है वो विधान पालिका के प्रति उत्तरदायी होती है। अब पंडित नेहरू के अनुसार कि एक राष्ट्र के निर्माण के लिए उनका संसदीय प्रणाली में बहुत ही विश्वास था, क्योंकि वो संवैधानिक साधनों के द्वारा सत्ता प्राप्त या सत्ता परिवर्तन में विश्वास रखते थे। उनका मानना था कि चुनावों के माध्यम से ही जो है वो सत्ता जो है वो परिवर्तित की जा सकती है। और दूसरी बात, उन्होंने संसदीय प्रणाली में विश्वास क्यों अपनाया था? क्योंकि जब हम अंग्रेजों के गुलाम थे, अधीन थे, तो जो ब्रिटिश साम्राज्य था उन्होंने भी संसदीय प्रणाली अपनाई थी। भारत की अनपढ़, गरीब जनता, रूढ़िवादी जनता जो है वो केवल उसी प्रणाली को समझ सकती थी। तो इसलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने संसदीय प्रणाली में विश्वास जताया और उनके अनुसार कि यही एक ऐसी प्रणाली है जिसके द्वारा एक राष्ट्र का निर्माण हो सकता है। चौथी बात है धर्मनिरपेक्ष राज्य। अब प्यारे बच्चों, आपको इसके बारे में तो पता ही, धर्मनिरपेक्ष राज्य क्या होता है कि जहां सभी धर्मों को एक समान समझा जाता हो, किसी के साथ किसी आधार पर कोई भेदभाव न हो, सभी को पूजा अर्चना करने का अधिकार हो, सभी को धार्मिक स्वतंत्रताएं प्राप्त हो, किसी के भी धार्मिक कार्य में किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। अब पंडित नेहरू जी भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाना चाहते थे। क्यों? क्योंकि उनका मानना था कि यदि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य होगा
तो सभी धर्मों के लोग राष्ट्र निर्माण में अपना सहयोग देंगे और भारत जो है वो एक शक्तिशाली, एक मजबूत राष्ट्र बन पाएगा। और इस प्रकार वो भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाना चाहते थे। उम्मीद करता हूं कि अभी आपको ये चीजें समझ आ रही है। एक बार फिर इनके ऊपर मैं हल्का सा डिस्कस करूंगा। मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होती है कि जिसमें दो तरह की अर्थव्यवस्थाओं का मिश्रण पाया जाता है, एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और दूसरी समाजवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है कि जिसमें धन, उत्पादन के साधन एक या कुछ एक व्यक्तियों के हाथों में होते हैं और उत्पादन व्यक्तिगत लाभ को ध्यान में रखकर किया जाता है और उत्पादन के क्षेत्र में राज्य का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। जबकि इसके विपरीत समाजवाद है कि जहां धन और उत्पादन के साधन एक या कुछ एक व्यक्तियों के हाथों में नहीं बल्कि समाज के हाथों में होते हैं। तो पंडित नेहरू जी के अनुसार एक राष्ट्र के निर्माण के लिए उन्होंने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया था। क्यों अपनाया था? क्योंकि जब भारत आजाद हुआ था तो सारा संसार दो गुटों बटा हुआ था और ऐसे में भारत नव स्वतंत्र राष्ट्र बना था। तो भारत किसी भी महाशक्ति के साथ दुश्मनी नहीं मोल लेना चाहता था, इसलिए उन्होंने पूंजीवादी और साम्यवादी, मतलब अमेरिका गुट की जो पूंजीवादी व्यवस्था थी और यूएसएसआर गुट की साम्यवादी अर्थव्यवस्था थी, इसको अपनाया क्योंकि भारत चाहता था कि दोनों का सहयोग प्राप्त किया जा सके और एक शक्तिशाली राष्ट्र का निर्माण किया जा सके। छठी बात है पंचशील। प्यारे बच्चों, आपको पता है भारत सदा से ही विश्व शांति का समर्थक रहा है और जहां भी विश्व शांति की बात आई है भारत ने हमेशा ही बढ़ चढ़कर भाग लिया है। कोई भी समस्या है भारत ने हमेशा ही उस समस्या को हल करने में अपना योगदान दिया है। अब ये जो पंचशील है ये क्या है? ये पंचशील मतलब 5 सिद्धांत। 29 अप्रैल 1954 को भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और चीन के प्रधानमंत्री चाउ एन लाई के बीच एक तिब्बत के क्षेत्र के संबंध में व्यापारिक समझौता हुआ था और उस समझौते को नाम दिया था पंचशील, जिसमें 5 बातें अंकित की गई थी। वो क्या थी 5 बातें? कि एक दूसरे की प्रभुसत्ता, एकता, अखंडता का सम्मान करेंगे, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेंगे, समानता और परस्पर लाभ तथा शांति में सहअस्तित्व। अब भारत इन 5 सिद्धांतों को आधार मानकर चला हुआ है और पंडित नेहरू के अनुसार कि अगर हम इन 5 बातों को मान लेते हैं तो कोई भी राष्ट्र जो है वो एक मजबूत राष्ट्र बन सकता है। 7वीं बात है गुट निरपेक्ष आंदोलन के जनक। आपको पता है गुट निरपेक्षता क्या होती है? पहले तो आपको बता दूं कि जब भारत आजाद हुआ था तो सारा संसार 2 गुटों में बटा हुआ था। एक अमेरिका के नेतृत्व में पूंजीवादी गुट और दूसरा यूएसएसआर के नेतृत्व में साम्यवादी गुट। और हर नवस्वतंत्र राष्ट्र, हर नया आजाद हुआ देश जो है वो किसी ना किसी गुट में शामिल हो रहा था। ऐसे में भारत अपनी आजादी नहीं खोना चाहता था या भारत जो नवस्वतंत्र राष्ट्र थे उन राष्ट्रों को भी इससे बचाना चाहता था, इसलिए उन्होंने एक आंदोलन चलाया था जिसको नाम दिया था गुट निरपेक्ष आंदोलन। अब गुट निरपेक्ष आंदोलन क्या होता है कि जिसका मतलब यह है कि किसी भी गुट में शामिल नहीं होना है, किसी के साथ सैनिक समझौता नहीं करना है और किसी के साथ शत्रुता नहीं रखनी है और अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर गुण दोषों के आधार पर निर्णय करना है। अब ये जो आंदोलन था इसको चलाने में 3 महान व्यक्तियों ने विशेष योगदान दिया है। एक तो भारत के पंडित जवाहरलाल नेहरू, यूगोस्लाविया के मार्शल टीटो और मिस्र के कर्नल नासिर। और भारत के प्रयासों से ही जो नव स्वतंत्र राष्ट्र थे वो विभिन्न शक्ति गुटों में शामिल होने से बचे रहे और
इससे जो है वो तीसरे विश्व युद्ध की जो आशंका थी वो भी खत्म हो गई थी। तो इस प्रकार एक राष्ट्र के निर्माण के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू के अनुसार गुट निरपेक्षता का होना भी जरूरी है। और लास्ट पॉइंट है निशस्त्रीकरण तथा विश्व शांति में योगदान। अब पंडित नेहरू के विचार में कि एक राष्ट्र के निर्माण के लिए क्या चीज जरूरी है, निशस्त्रीकरण का होना जरूरी है। और निशस्त्रीकरण का मतलब है कि सभी तरह के हथियारों के निर्माण पर पाबंदी, या जो भी हथियार है उन हथियारों को पूरी तरह से समाप्त कर देना है। क्योंकि इनका मानना है कि अगर ज्यादा हथियार होते हैं तो और लड़ाई का अंदेशा बना रहता है, ऐसे में कभी भी विश्व में शांति स्थापित नहीं हो सकती है। और एक मजबूत राष्ट्र के निर्माण के लिए इन बातों का होना जरूरी है कि एक निशस्त्रीकरण हो और दूसरा विश्व शांति में योगदान दिया जाए, तभी एक मजबूत राष्ट्र का निर्माण हो सकता है। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज समझ आई होगी। धन्यवाद।